तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं ये फर्स्ट असाइनमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखेंगे जिनमें पॉइंट चार्ज होंगे और वो चार्ज स्टैटिक होंगे, स्टेबल होंगे, और उनके बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर। तो इस असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इस पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि दो चार्ज हैं आपके पास। क्वेश्चन जो दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दो चार्ज दिए जा रहे हैं। ये चार्ज आपका प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज यहाँ पर, और ये भी आपका प्लस क्यू है। और इस पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच में अगर यहाँ पर सेपरेशन फिक्स है, मतलब कि दोनों चार्ज आपके पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके लिए यहाँ पर आपको क्या क्या बातें निकालनी हैं। पहले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर ये दे रहे हैं कि अगर टू स्मॉल चार्ज हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, चार्ज की जगह पर वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। टू स्मॉल ऑब्जेक्ट ईच विद नेट चार्ज प्लस क्यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ ऑन ईच। अगर दोनों पर प्लस क्यू चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली जानते हैं कि दोनों की पोलरिटी अगर सेम है तो जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी एफ लग रहा है और यहाँ पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ लग रहा है, ये कहा जा रहा है इसके स्टेटमेंट में। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर हम किसी एक चार्ज को रिप्लेस करते हैं या एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और कैसे रिप्लेस किया जा रहा है आगे लिख रहे हैं कि वी रिप्लेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ एन अदर हुज नेट चार्ज इज हाफ्ड टू प्लस क्यू बाई टू। मतलब कि अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज तो आपका एज इट इज है प्लस क्यू, लेकिन जो दूसरा है ऑब्जेक्ट इसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है और यहाँ पर प्लस क्यू बाई टू चार्ज रख दिया गया। ठीक है, तो अब जो पहला क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कि द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज वाज एफ। पहले चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था वो एफ था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू नाउ। अब जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्लस क्यू बाई टू चार्ज से रिप्लेस कर दिया गया तो यहाँ पर जो फोर्स अब लगेगा वो कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, इस वाले पर प्लस क्यू पर यहाँ पर जो फोर्स है अगर इसको हम कंसीडर कर लें कि एफ प्राइम है तो अब ये कितना होगा। सिंपली यहाँ पर जो एफ था अगर उसकी बात करें तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ के क्यू इंटू क्यू अपान इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पर आर कंसीडर कर लें तो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर जो अब फोर्स है ये फोर्स एफ अब कितना आ जाएगा कि ये आपका क्यू है और ये क्या हो गया क्यू बाई टू अपान आर स्क्वायर। मतलब कि आप लिख सकते हैं इसको 1/2 के क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। मतलब कि ये इक्वल आ गया। अगर इस फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये फोर्स आपका इतना है, मतलब कि 1/2 एफ। चलिए देखते हैं इसमें अब अगला स्टेटमेंट।
दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में इसी में छोटी छोटी बात कर रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने पूछा कि प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पर, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू बाई 2 चार्ज, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसको हम एफ डबल प्राइम कह दें तो ये आपका आ जाएगा के, और ये भी उतना ही आएगा आपका क्यू इंटू क्यू बाई 2 अपान आर स्क्वायर, मीन्स 1/2 के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं F/2। मतलब कि यहाँ पर भी जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर बात की गई दो क्वेश्चन की, जो स्टेटमेंट आपका था कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जिन पर चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू है, इक्वल फोर्स मैग्नीट्यूड में एफ और एफ काम कर रहा है, और इस फोर्स को कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखा जा सकता है। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में भी, जहाँ पर आर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। और इस प्रकार से यहाँ पर दो क्वेश्चन तो ये बने। तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वी मूव प्लस क्यू एंड प्लस क्यू बाई 2 चार्जेज टू बी द 3 times एज फॉर अपार्ट एज दे वर। मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस आर थी, अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच भी आर ही थी, लेकिन अब इस डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं और जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसका 3 times कर दे रहे हैं। मतलब कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं तीसरे पार्ट में कि चार्ज Q और इससे चार्ज प्लस क्यू बाई 2 दोनों के बीच का सेपरेशन अब 3r हो गया, 3 times कर दिया गया। और जब 3 times कर दिया गया तो अब पूछा जा रहा है कि नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू बाई 2 चार्ज। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, फोर्स अभी भी रिपल्सन ही होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फोर्स आपका F3' है और इस फोर्स को आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अब जब फोर्स ये कैलकुलेट करेंगे F3', तो ये आपका आ जाएगा कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग के क्यू इंटू क्यू बाई 2 अपान, अब जो सेपरेशन है 3r होल स्क्वायर, मीन्स ये आ जाएगा आपका 1/2 के क्यू इंटू क्यू या क्यू स्क्वायर लिख लें अपान 3r स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर, मीन्स ये आ जाएगा आपका 1/18 के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और ये एफ था आपका फोर्स एफ, मतलब कि F'' इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/18 एफ। तो अब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इनिशियली जो फोर्स था इन दोनों चार्ज पर एफ, उसके मैग्नीट्यूड का 1/18 टाइम हो जाएगा। देखिए F/18 आ जाएगा। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, और इस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आए आपके। और अब असाइनमेंट के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इसी में कि यहाँ पर जो चार्जेज हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू,
इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर जो है इसको प्लस 2q चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं, डबल कर दिया जाता है ये चार्ज। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज वाज एफ, इस पर एफ था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज नाउ, मतलब कि अगर हम यहाँ पर सिचुएशन ये लें चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज प्लस क्यू है इसको प्लस 2q कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और ये चार्ज आपका एज इट इज रहे प्लस क्यू। तो यहाँ पर जो फोर्स है F, ये अब मान लेते हैं कि F प्राइम हो गया, लेकिन आपको निकालना है कि इस पर जो फोर्स है इसकी बात करें और इसको भी F प्राइम कहें, तो यहाँ पर जो फोर्स है अब वो कितना हो जाएगा, जबकि इस चार्ज को 2q कर दिया गया। तो इस फोर्स F प्राइम की बात करें तो ये q इंटू 2q अपान आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये आपका 2q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर मीन्स आप लिख सकते हैं 2f। मतलब कि जैसे ही चार्ज को आपने जो कि प्लस क्यू था उसको डबल किया, इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स आया F प्राइम जिसे आपने लिखा, ये इनिशियली जो फोर्स F था उसका 2 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड में। यहाँ पर जो K है, कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि K कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिखते हैं MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में। तो चूँकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसलिए इसको हम केवल K के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो 2q का चार्ज है इस पर कितना फोर्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि कूलाम्स लॉ में आप जानते हैं कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है इसको भी आप उसी फॉर्म में लिखेंगे F डैश, जैसा कि आपने वहाँ पर निकाला है सिमिलर वे में। तो K 2q इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, डिस्टेंस r के इक्वल ली जा रही है, तो अपान आर स्क्वायर, मतलब कि अगर इसको 2q कर रहे हैं तो दोनों चार्ज पर जो फोर्स F प्राइम आ रहे हैं वो इक्वल होंगे और इनिशियली जो फोर्स था उसका 2 टाइम्स हो जाएंगे। जैसा यहाँ पर आया था आपका F प्राइम इक्वल टू 2f, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, मतलब कि अगर किसी भी चार्ज को आपने डबल किया तो दोनों चार्ज पर जो फोर्स है वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। और ध्यान रहे कि दोनों चार्ज की पोलरिटी सिमिलर है, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए फोर्स जो है वो रिपल्सन का होगा, ठीक है। तो ये तो आपका पांचवा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में ये इन्होंने कहा फोर्थ, और ये जो आपका है ये 5 है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन में दोनों चार्ज जो आपके प्लस 2q और प्लस q हैं इनके बीच का सेपरेशन अगर 2 टाइम्स कर दिया जाता है 2r, तो इस सिचुएशन में अब जो प्लस 2q चार्ज है उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। जो इनिशियल फोर्स F था उसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो अब अगर यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 6 कहें और यहाँ पर फोर्स F डबल प्राइम ले लें, जाहिर सी बात है कि इक्वल रहेगा दोनों चार्ज पर। यहाँ पर जो प्लस 2q पर चार्ज पर फोर्स F डबल प्राइम लगेगा, अब ये F डबल प्राइम इक्वल टू हो जाएगा K 2q इंटू क्यू अपान 2r होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ जाएगा आपका K क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा,
मतलब कि ये फाइनली आपका 1/2 आएगा, जो कि आ रहा है फोर्स F के हाफ के इक्वल F/2, जो कि इनिशियल फोर्स था। मतलब कि अगर चार्ज को आपने 2 टाइम्स किया एक चार्ज को, लेकिन बीच के सेपरेशन को भी 2 टाइम कर दिया, तो उस कंडीशन में अब जो फोर्स लगेगा यहाँ पर F" लें तो ये इनिशियल फोर्स F का F/हाफ हो जाएगा, मतलब कि F/2 के इक्वल फोर्स हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट था, जिसमें कुल आपने यहाँ पर 7 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया कि जो चार्ज हैं उनको यहाँ पर 2 टाइम्स डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, जबकि चार्ज यहाँ पर +2Q लिया गया है। इस प्रकार से जब आपने अरेंजमेंट किया तो अब जो यहाँ पर फोर्स है वो आपने निकाला, मैग्नीट्यूड ऑन +2Q चार्ज, +2Q चार्ज पर जो मैग्नीट्यूड आया वो F/2 के इक्वल आया। तो पहला स्टेटमेंट जो था इसमें कुल यहाँ पर इस असाइनमेंट में आपने 6 क्वेश्चन किए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 पर अब चूंकि फोर्स और फील्ड ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 चार्ज दिए गए हैं इस प्रकार से। और ये चार्ज लेबल किए गए हैं यहाँ पर क्रमशः A, B और C के द्वारा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये आपका -1 यूनिट है, यहाँ पर +1 है, और पॉइंट C पर जो चार्ज है ये भी आपका -1 है। ठीक है, इस प्रकार से ये चार्ज लेबल किए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन क्रमशः दिए गए हैं ए में ऐसे एरो बनाई गई है, फिर ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी में एरो की डायरेक्शन ये है, ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर कि एरो अपवर्ड है, और ऑप्शन ई दिया गया है नन ऑफ दीज। ये बताना है यहाँ पर कि जो पॉइंट बी पर चार्ज है, इस पॉइंट बी पर जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होगी। डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन बी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जब नेट फोर्स की बात करेंगे तो देखें यहाँ पर कि अब यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे फोर्स के। ए पर जो चार्ज है ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, सी पर जो चार्ज है ये भी नेगेटिव है। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट बी पर रखे हुए चार्ज +1 यूनिट के चार्ज की बात करें तो इस पर जो ए के कारण फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, क्योंकि सभी के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो फोर्स इक्वल होगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये फोर्स आपका Fa है, वेक्टर क्वांटिटी में है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ए के कारण जो फोर्स लगेगा। इसी प्रकार से सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसकी डायरेक्शन सी की डायरेक्शन में, इसको कहते हैं Fc। अब जो फोर्स नेट फोर्स होगा बी पर, जो ये दोनों फोर्स हैं, अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर सम का रूल यूज करते हैं तो आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसकी डायरेक्शन
यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स एफ की बात करेगी, जो कि पॉइंट बी, चार्ज बी पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये इस डायरेक्शन में है आपका, और इसके अकॉर्डिंग जो एरो मैच हो रही है वो ऑप्शन ए में दी गई है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जो नेट या रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों फोर्स से, यहाँ पर चूंकि दोनों फोर्स 90 डिग्री पर हैं जो अरेंजमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो जो दोनों फोर्स एफ ए और एफ सी हैं, पॉइंट बी पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाले फोर्स सी और ए पर रखे हुए चार्ज के कारण, तो एफ ए पॉइंट चार्ज ए के कारण, एफ सी पॉइंट चार्ज सी के कारण, दोनों नॉर्मल डायरेक्शन में हैं। ला ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये इस फोर्स से 45 डिग्री, किसी भी फोर्स से बात करें, यहाँ से भी 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, जो कि इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 डिग्री फोर्स एफ ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होकर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह दिया गया कि जो यहाँ पर ए और सी पर चार्ज हैं ये पॉजिटिव हैं। ए और सी पर जो चार्ज +1 और -1 और -1 यूनिट के थे, ये आपके +1 और +1 यूनिट के हो जाते हैं। तो अब जो बी पर फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन अभी भी वही है। तो अब जो है फोर्स, वो फोर्स ए के कारण बी पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स रिपल्सन का होगा। अब फोर्स की डायरेक्शन एफ ए की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स रिपल्सन का होगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा, एफ ए और ये हो गया एफ सी। अब फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप यूज करेंगे, तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम आप फॉर्म कर देंगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स एफ जो कि बी पर लगेगा इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर अब देखें कि फिर से ये अगर फोर्स एफ ए और एफ सी मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स एफ है वो फिर से 45 डिग्री पर आएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम बनेगा वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल फोर्स हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो जो पैरेललोग्राम रूल आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर बनेगा। और रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो चूंकि दोनों फोर्स यहाँ पर इक्वल हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट बी पर लगने वाला एफ बी मान लें, तो एफ बी इक्वल टू आ जाएगा एफ ए प्लस एफ सी। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें एफ बी की, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो कास 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो एफ ए एफ सी, चूँकि दोनों यहाँ पर पॉइंट सी पर जो चार्ज था उससे अगर डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं तो ये आप इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है इसलिए आप इक्वल नहीं लिखेंगे, सिंपली आप लिख देंगे एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, और यहाँ पर कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिंपली आपकी ये वैल्यू आएगी इसके मैग्नीट्यूड की। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन इसके ठीक
यहाँ पर 45 डिग्री की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो यहाँ पर आपका ये बनेगा स्क्वायर, तो 45 डिग्री पर आ सकता है। लेकिन अगर दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, मतलब कि ए और सी पर रखे हुए चार्ज अगर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं हैं, तो जो फोर्स एफ ए और एफ सी हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे। डायरेक्शन में एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, जो पिक्चर दी गई है, जो डायग्राम दिया गया है। लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं न दी जाने के कारण आप इक्वल नहीं कह सकते, तो उस कंडीशन में ये आपका एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो एरो दी गई है ये वाली कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन की गई है, पॉइंट जो ऑप्शन बी दिया गया है, और इसी डायरेक्शन में लगभग ये फोर्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को इक्वल किया गया होता कि बी से ए जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ही सी चार्ज भी है +1 यूनिट का, और एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तब उस कंडीशन में यहाँ एरो के साथ एंगल भी दिया जाता कि एंगल क्या होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन से रिलेटेड, बेसिकली कूलाम्स लॉ पर बात कर रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस असाइनमेंट के असाइनमेंट जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि 2 यूनिट चार्ज हैं। इसके स्टेटमेंट को देखें। दो चार्ज दिए गए हैं, पॉइंट चार्ज एक यहाँ पर है और इसको ए से लेबल किया गया है और इस पर चार्ज +2 यूनिट है। ठीक है। दूसरा चार्ज यहाँ पर दिया गया है, इसको बी से लेबल किया गया है और इस पर जो चार्ज है वो -1 यूनिट का है। ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए, और यहाँ पर लिखा गया फोर्स ऑन बी, और पहले ऑप्शन में ये कहा गया कि जो फोर्स है इस पे, इसकी डायरेक्शन तो ये रखी गई लेफ्ट साइड में, और बी पर जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन राइट साइड में रखी गई, लेकिन जो एरो की लेंथ है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरे ऑप्शन में एरो इनवर्ड डायरेक्शन में है, कुछ इस प्रकार से लेंथ इक्वल दिख रही है। तीसरे ऑप्शन में एरो इनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन जो लेंथ है वो अनइक्वल है। चौथा ऑप्शन, इसमें जो एरो बनाई गई है उसमें एरो इक्वल तो है लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। यहाँ पर फोर्स ऑन ए लेफ्ट साइड है और फोर्स ऑन बी राइट साइड है। ठीक है। ऑप्शन ई दिया गया, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये रखी गई और यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन यही रखी गई। एरो इक्वल है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि द पिक्चर बिलो शोज ए पार्टिकल, यहाँ पर बी पर, ए पार्टिकल लेबल्ड बी which has a net electric charge of -1 unit several centimeter to left of this, इस चार्ज से several centimeter to left another charge, यहाँ से मान लें कि यहाँ तक several सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रहे हैं, इसको मान लें कि हम ये x सेंटीमीटर है। Several centimeters to the left is another particle labeled A which has a net electric charge of +2 units.
चूज द पेयर ऑफ फोर्स वेक्टर्स मतलब कि एरो की बात कर रहे हैं, दैट करेक्टली कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए काज्ड बाई बी विद द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी काज्ड बाई ए। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो बी के कारण लग रहा है और बी पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स ए के कारण लग रहा है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। एरो की लेंथ, एरो की डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो डायरेक्टली आपको कूलॉम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जान रहे हैं कि अगर इस प्रकार से पॉइंट चार्ज दिए गए हैं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, अगर यहाँ पर फोर्स एफ कहें और यहाँ पर फोर्स की बात करें तो ये भी फोर्स एफ ही होगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो चूंकि दोनों चार्ज यहाँ पर अपोजिट पोलरिटी में हैं, इसलिए जो फोर्स एफ यहाँ पर लगेगा इस बी चार्ज के कारण वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, और इसी प्रकार से ए के कारण बी पर जो चार्ज बी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं, फोर्स एफ निकालते हैं तो सिंपली आप लिखेंगे के 2 × 1 अपान डिस्टेंस जो सेवरल सेंटीमीटर है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। मतलब कि ये 2/x² के × 2/x² के रूप में आएगा और मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। तो हमने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि जो एरो की लेंथ है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को और एरो हेड की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्स तो दोनों इनवर्ड होंगे, इसका मतलब कि जो ऑप्शन सही हो सकता है वो आपका बी हो सकता है, सी हो सकता है, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो ऑप्शन सी है इसमें एक एरो की लेंथ कम है, दूसरे की ज़्यादा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है और ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एरो हेड एक दूसरे की तरफ है, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री और टूवर्ड्स ईच अदर हैं, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दोनों की लेंथ इक्वल दिख रही है। इसका मतलब कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में था ये। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है, सिमिलर स्टेटमेंट है। अंतर सिर्फ इतना किया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 में सेम स्टेटमेंट रखा गया, लेकिन इस चार्ज को भी -2 यूनिट कर दिया गया। ठीक है, और ऑप्शन अभी भी आपके सभी वही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इस चार्ज को जो ए पॉइंट पर लेबल किया जा रहा था, इस चार्ज को यहाँ पर -2 यूनिट कर दिया गया। डिस्टेंस सेवरल सेंटीमीटर अभी भी है, मतलब कि दोनों चार्ज तो अब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अब जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो वही रहेगा, लेकिन दोनों चार्ज सिमिलर हो गए तो अब रिपल्सन का हो जाएगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर अब देखें कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में बाहर की तरफ है, लेकिन जो एरो की लेंथ है वो ऑप्शन ए में डिफरेंट है, मतलब कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो फोर्स है वो रिपल्सन का, मतलब कि ए पर फोर्स बी से दूर की तरफ और बी पर फोर्स ए से दूर की तरफ रिपल्सन का होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11, 12, 13 ये सब क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं और इनमें देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13, दो सिचुएशन दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पहले। पहली सिचुएशन इसको कह दे रहे हैं बिफोर सिचुएशन, और आफ्टर सिचुएशन क्या है? जो फिगर है वो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। एक्स और वाई एक्सिस ले ली गई हैं, ये एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर दो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज, और इन चार्जेज को यहाँ पर लेबल किया गया है प्लस, इसको कहा गया है Q2, इसको कहा गया है प्लस Q3, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इसको कहा गया है Q1। इसकी पोलरिटी नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये दोनों चार्ज जो Q2 और Q3 हैं ये पॉजिटिव हैं। Q1 चार्ज की पोलरिटी नहीं दी गई है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है। Q1 और Q2 और Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना तो वो दिया गया है और ना ही जो इसकी पोलरिटी है वो दी गई है। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन द फिगर बिलो पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 exert on charge Q1 a net electric force that points along negative x axis towards माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो Q1, Q2 और Q3 का जो नेट फोर्स होगा Q1 पर वो निगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर मान लें कि ये F है, जो कि 2 और 3 के कारण है 1 पर, क्योंकि अगर आप फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में, तो जो Q2 के कारण फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको आप कह सकते हैं जो Q1 पर फोर्स लग रहा है F1 2 के कारण, और Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको कह सकते हैं आप F1 3, चार्ज 3 के कारण। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहा जा रहा है कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए कि आफ्टर सिचुएशन क्या है। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि जो Q1 है उस पर जो इन दोनों Q2 और Q3 जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं उनके कारण लगने वाला फोर्स निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, रिपल्सन का फोर्स आ रहा है। तो यहाँ से ये भी तय हो जा रहा है कि जो Q1 है ये होना क्या चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तभी रिपल्सन होगा ना, क्योंकि Q3 और Q2 और Q3 पॉजिटिव हैं। तो अब जो आफ्टर सिचुएशन है उसमें ये कहा जा रहा है इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज Q, कैपिटल Q इज एडेड एट B0, कैपिटल Q चार्ज B0, ये पॉइंट दिया जा रहा है, इस पर ऐड किया जा रहा है, फिगर बनाया गया है यहाँ पर। इस प्रकार से ये चार्ज आपके दिए ही गए थे, प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पर चार्ज आपका Q1 था जिस पर निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स था इनिशियल कंडीशन में। अब ये चार्ज Q, कैपिटल Q जो कि पॉइंट B0, मतलब कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से B डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, प्लस Q है, एडेड एट B0, व्हाट नाउ विल हैपन टू द फोर्स ऑन Q। अब यहाँ पर जो Q1 पर फोर्स था उसके साथ क्या होगा, ऑल चार्जेज आर फिक्स्ड एट दियर पोजीशंस, सभी चार्ज अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं।
तो जो Q1 पर अब फोर्स है वो क्या होगा भाई? अभी तक तो क्या था कि यहाँ पर Q2 के कारण जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, F1 2। Q3 के कारण जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, F1 3। और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। जब ये चार्ज यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रखा गया तो इसकी जो लाइन है जो कि Q1 से यहाँ पर इसको मिलाएगी, ये लाइन एक्स एक्सिस के एलांग होगी। और ये चार्ज चूँकि पॉजिटिव है, और यहाँ पर पहले केस से आपने ये रिजल्ट निकाल लिया था कि जो Q1 है अगर वो निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पर उस पर रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण है, इसका मतलब कि Q1 भी पॉजिटिव होगा, Q1 भी पॉजिटिव ही होगा, तभी ये सिचुएशन होल्ड होगी। तो Q1 जब पॉजिटिव है और यहाँ पर जब एक चार्ज और रखा गया प्लस कैपिटल Q का, जो कि यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, तो ये इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन Q1 और प्लस Q को मिलाने वाली लाइन के एलांग, और ये फोर्स भी यहाँ पर रिपल्सन का ही होगा क्योंकि Q1 पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो ये चार्ज लगा इसको आप कह दें F1 और कैपिटल Q के कारण। अब इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर उसको F कहें तो, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स F है, इन दोनों की तुलना करें, यहाँ वाले को F प्राइम कह दें, तो जो फोर्स है, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि नो चेंज इन साइज ऑफ नेट फोर्स। ऑप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ए, इसमें कह रहे हैं नो चेंज इन साइज ऑफ नेट फोर्स ऑन Q, ऑन जो आपका Q1 पर फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, नेट फोर्स। क्यों? यहाँ पर रीजन दे रहे हैं कि सिंस Q इज ऑन एक्स एक्सिस। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि Q चूँकि एक्स एक्सिस पर है, इसलिए जो नेट फोर्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। किसमें? नेट फोर्स के साइज में। साइज का मतलब क्या है यहाँ पर? साइज का मतलब कि अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर एरो की जो साइज है, मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी साइज है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और जब साइज की बात कर रहे हैं इसका मतलब कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि नो चेंज इन साइज ऑफ नेट फोर्स सिंस Q इज ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और जाहिर सी बात है कि ये फोर्स इसके साइज को बढ़ा देगा, क्योंकि ये फोर्स F1Q इसमें ऐड हुआ, सेम डायरेक्शन में होगा जो यहाँ पर थी, तो ऐड होने के कारण साइज बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं द साइज ऑफ द फोर्स इज चेंज्ड बट नॉट द डायरेक्शन। दूसरे ऑप्शन में साइज चेंज बट नॉट डायरेक्शन। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि साइज में तो चेंजिंग होगी लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होगी, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइज तो बदलेगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी, निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जो प्लस कैपिटल Q चार्ज के कारण डायरेक्शन आई, वो जो इनिशियल डायरेक्शन थी निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन, सेम उसी डायरेक्शन में है। मतलब कि जो यहाँ पर फोर्स F था और ये फोर्स F1Q, ये दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर हैं, और 0 डिग्री के एंगल पर अगर दो वेक्टर हैं तो सीधे सीधे सम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन साइज चेंज हो जाएगा। साइज का मतलब कि मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। अब
अगले ऑप्शन में क्या कहा गया है, सी में देख लीजिए कि द नेट फोर्स विल डिक्रीजेज एंड डायरेक्शन में चेंज बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड पॉजिटिव चार्जेज Q2 एंड Q3, ये जो चार्जेज हैं इनका इंटरेक्शन इसके साथ दिखा रहे हैं। अगले ऑप्शन को पढ़ें कि द नेट फोर्स विल डिक्रीज एंड डायरेक्शन में चेंज बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन Q एंड पॉजिटिव चार्जेज Q2 एंड Q3, इनके बीच के इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स यहाँ पर है Q1 पर जो फोर्स है वो कह रहे हैं कि वो डिक्रीज करेगा। तो ऐसा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता नहीं, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी सिंगल चार्ज पर फोर्स की बात करनी है, देन द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू ऑल चार्जेज इंडिविजुअली। मतलब कि जितने चार्ज हैं Q2, Q3 और कैपिटल Q, इन सब के कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा नेट फोर्स, वो सभी के कारण जो इंडिविजुअल फोर्स हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब कि जो नेट फोर्स है वो F12, F13 और F1Q के वेक्टर सम के बराबर होगा, F डैश। तो उसमें इन चार्जेज का जो इंटरेक्शन इसके साथ होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस फोर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये कहा जा रहा है कि इसके इफेक्ट के कारण ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जो वहाँ पर F था उसकी रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगले ऑप्शन में कह रहे हैं डी में द नेट फोर्स विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन में चेंज बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन Q एंड पॉजिटिव चार्जेज Q2 एंड Q3। पहले ही बताया हमने कि कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि अब अगले ऑप्शन में कह रहे हैं इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज भी नहीं करेगा। ई में कह रहे हैं कि कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड और कैपिटल Q। Q1 यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है इसके मैग्नीट्यूड, या यहाँ पर जो चार्ज ये कैपिटल Q है इसके मैग्नीट्यूड को बिना जाने आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स की बात की जा रही है उसके मैग्नीट्यूड को भले न डिटरमाइन कर पाएँ, इनके मैग्नीट्यूड को बिना दिए, लेकिन जो डायरेक्शन की बात की गई और उसके साइज की बात की गई, तो साइज और डायरेक्शन यहाँ पर ये तय है कि अगर ये चार्ज Q1 और ये कैपिटल Q इनके कुछ भी मैग्नीट्यूड दिए गए होंगे, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग Q1 पॉजिटिव होगा, कैपिटल Q पॉजिटिव दिया गया है, और अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इनके मैग्नीट्यूड कुछ भी रखे जाएं 0 से ज़्यादा ही होंगे। उस सिचुएशन में यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी साइज इंक्रीज करेगी और डायरेक्शन एज इट इज रहेगी जैसा कि वहाँ पर थी। इसका मतलब कि जो ऑप्शन यहाँ पर ये बी में दिया जा रहा है कि साइज चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं, ये सही होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखें जो परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह दिया गया एज इट इज है स्टेटमेंट, लेकिन Q2 और Q3 को निगेटिव कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है Q2 एंड Q3 एक्सर्ट ऑन चार्ज Q1, इस पर जो है फोर्स लगा रहे हैं, और नेट फ्लो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एलॉन्ग -x एक्सिस है। अभी भी जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो -x एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स अभी भी यहाँ पर निगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब कि -Q2 और -Q3 अगर इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि Q1 शुड बी नाउ निगेटिव होना चाहिए, तभी तो रिपल्सन होगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेज रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर चार्जेज की पोलरिटी सिमिलर है तभी रिपल्सन होगा।
और आफ्टर सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज माइनस कैपिटल क्यू रख दिया गया, ये दोनों आपके माइनस थे ही, यहाँ पर माइनस क्यू रख दिया गया, तो सिचुएशन में जो ऑप्शन है वह एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर भी आपका जो दूसरा ऑप्शन है द साइज ऑफ फोर्स इज चेंज्ड बट द नॉट द डायरेक्शन, वही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का भी ऑप्शन सेकंड सही होगा, लेकिन सिचुएशंस बदली गई, सभी निगेटिव कर दिए गए। तो जब सभी निगेटिव कर दिए गए तो सिचुएशन वहाँ पर एज इट इज होल्ड करेगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशंस हैं और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन द फिगर बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड along the y axis if a positive charge plus q is added on a point on positive y axis, what happened to the field at P? All the charges are fixed in position. अब फील्ड की बात कर रहे हैं और सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दी गई है एक्स वाई एक्सिस में, ये बिफोर है पहले की सिचुएशन। यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर दिया गया है प्लस क्यू प्लस एक्स एक्सिस पर, और ठीक उतनी ही दूरी पर यहाँ पर प्लस क्यू का दूसरा चार्ज दिया गया है माइनस एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर पॉइंट P आपका है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है और आफ्टर सिचुएशन ये दी जा रही है कि अगर y एक्सिस पर एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया जाए, जो आफ्टर सिचुएशन है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू रख दिया गया और जो बाकी दोनों चार्ज आपके थे प्लस क्यू और प्लस क्यू एज इट इज हैं, तो पॉइंट P पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। इन दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका कंपैरिजन करना है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए, यहाँ पर नथिंग सिंस प्लस क्यू इज ऑन वाई एक्सिस, नथिंग सिंस प्लस क्यू इज ऑन वाई एक्सिस। जो पॉइंट P पर यहाँ पर पहली सिचुएशन में फील्ड थी उसके साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है ये वाई एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। दूसरा ऑप्शन बी कह रहे हैं स्ट्रेंथ विल इंक्रीज because प्लस क्यू इज पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार से लिखें, प्लस क्यू लिखने का मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड डायरेक्शन में चेंज। तीसरे में कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ये आपकी इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई। और इसके साथ ही साथ आगे क्या कह रहे हैं कि तीसरे ऑप्शन में
तीसरे में डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है एंड डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज होगा। और क्यों होगा? बिकॉज इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड टू पॉजिटिव क्यूज, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन between Q and two पॉजिटिव क्यूज, जो दो पॉजिटिव चार्ज क्यू हैं इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है उसके कारण स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी एंड डायरेक्शन चेंज बिकॉज ऑफ द टू बिटवीन क्यू एंड टू पॉजिटिव क्यूज। और लास्ट ऑप्शन में कह रहे हैं ई में कि कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते विदाउट नोइंग क्या जाने बगैर, विदाउट नोइंग द फोर्स प्लस क्यू फोर्सेज प्लस क्यू एग्जर्ट्स, कहाँ पर एग्जर्ट कर रहा है? फोर्स ऑन टू पॉजिटिव क्यूज। 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले में कहा गया नथिंग सिंस प्लस क्यू इज ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर जो फील्ड है ई, इसको मान लें और इसको कहते हैं ई प्राइम। जो दोनों फील्ड हैं इनका कंपैरिजन करना है। पॉइंट पी ये आफ्टर सिचुएशन है और ये बिफोर सिचुएशन है। ये कहा गया कि जब ये चार्ज प्लस क्यू रख दिया गया तो नथिंग, इस फील्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि जो प्लस क्यू है ये वाई एक्सिस पर है। तो क्या ऐसा होगा? जैसे ही ये चार्ज रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों चार्ज के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन है, अगर प्लस क्यू के कारण देखें तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस प्लस क्यू के कारण फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इस फिगर में इनिशियली ये डायरेक्शन और इसके कारण ये डायरेक्शन, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर भी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस। लेकिन ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव वाई एक्सिस पर रखा गया तो वाई एक्सिस जो है यहाँ पर ये जो आपकी इनिशियल रिजल्टेंट फील्ड थी उसकी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट पी पर फील्ड है वो निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। अगर पॉइंट पी पर हम टेस्ट चार्ज रखें तो, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो रिपल्सन होने के कारण जो फील्ड यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड है वो डाउनवर्ड, मतलब कि निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, यहाँ पर भी है निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। और ये चार्ज जब पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस चार्ज के कारण जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और रिजल्टेंट फील्ड अब यहाँ पर इस प्रकार से आएगी जो आपकी ई प्राइम है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखेंगे, जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें दूसरे ऑप्शन में लिख रहे हैं कि स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बिकॉज प्लस क्यू इज पॉजिटिव, स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि अगर प्लस क्यू निगेटिव होता है तो इसके कारण यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज होता उस पर जो फोर्स है अट्रैक्शन का हो जाता, तब जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाती। लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बिकॉज प्लस क्यू इज पॉजिटिव, ये बात सही है और यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन में कहा गया कि स्ट्रेंथ डिक्रीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करेगी, गलत है। डायरेक्शन चेंज होगी, ये भी गलत है। ठीक है।
इसी प्रकार से डी ऑप्शन भी गलत होगा। स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज की बात कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर जो डी है ये भी गलत होगा। कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट नोइंग द फोर्सेज प्लस क्यू एग्जर्ट ऑन टू पॉजिटिव चार्जेज क्यू। तो ये कह रहे हैं कि इसके बिना डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करनी है और उसके इंक्रीज डिक्रीज होने की बात करनी है, उसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं प्रोवाइड करना है, इसलिए जो बात कही जा रही है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 13। और इसके बाद इसी प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 13 के रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट में चेंजिंग की गई, अब यहाँ पर जो चार्ज है, जो प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे, इनको नेगेटिव ले लिया गया। प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को नेगेटिव ले लिया गया। पॉइंट पी पर जो फील्ड है, कह रहे हैं कि इन फिगर बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टेड अपवर्ड along the y axis। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, और यहाँ पर अब इन दोनों के कारण जो फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फील्ड है ई, क्योंकि होगा भी यही, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो ये जो माइनस क्यू का चार्ज है ये अपनी तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज अपनी तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों फील्ड की डायरेक्शन Q1 और Q2 के दोनों माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर फील्ड हम मान लें कि ये आपकी ई प्राइम और ये भी आपकी ई प्राइम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा पॉइंट पी पर, जो नेट फील्ड होगी। और आगे ये कह रहे हैं कि इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पुट कर दिया जाता है, तो जो पॉइंट पी पर फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में थी इनिशियली, अब इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया, इसमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नथिंग सिंस प्लस क्यू इज ऑन वाई एक्सिस। पहला ऑप्शन तो वही है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीजेज और इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ पर जो क्यू है इसकी वैल्यू क्या है, इस बात पर कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, ये डिपेंड करेगा कि क्यू की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि इन दोनों के कारण ये यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। मतलब कि यहाँ पर देखें तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब क्यू पॉजिटिव होगा तो क्यू के कारण जो फील्ड है अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर हम इसको E ड्यू टू Q माने तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब कि जो नेट फील्ड है वो E और EQ का डिफरेंस आएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। अब दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो अगर ये डाउनवर्ड होता है और ई से EQ लेस है, EQ लेस देन E है मैग्नीट्यूड में, तो इस कंडीशन में जो E है यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड E माइनस EQ, इसकी अगर बात करें और EQ लेस देन E है तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। जितना इनिशियली थी उसमें से EQ
घट जाएगा तो जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पर अगर ये कम है तो डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर ई क्यू, ये चार्ज क्यू वेरी स्ट्रांग हो जाए और ई क्यू की वैल्यू ई से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो जाए, मतलब कि दूसरी सिचुएशन हम ले लें कि ई क्यू ग्रेटर दैन ई है, तो इस सिचुएशन में ई माइनस ई क्यू की जो वैल्यू है ये अब निगेटिव आ जाएगी। अगर ये लेते हैं डिफरेंस, मतलब कि अब जो वैल्यू आएगी वो ई क्यू माइनस ई के बराबर होगी, ई क्यू माइनस ई के बराबर होगी, ये वैल्यू आएगी, ये नहीं आएगी अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन डिसीजन अभी भी नहीं हो पा रहा है, और जब ई क्यू ई से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में अब जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड हो जाएगी। लेकिन दूसरे ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तीसरे ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं कि द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो वाई कंपोनेंट है, मतलब कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कि निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में घटेगा। अगला ऑप्शन कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन में चेंज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड टू नेगेटिव चार्जेज स्मॉल क्यू, और कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट नोइंग द फोर्सेज प्लस क्यू एग्जर्ट ऑन द टू नेगेटिव चार्जेज माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अब आप देखें कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इंक्रीज विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन में चेंज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू क्यू चार्जेज। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही कहा जाए? एक बार मैं फिर से ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूँ कि नथिंग सिंस प्लस क्यू इज ऑन वाई एक्सिस। तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। हाँ बताएं आप लोग क्या कह रहे हैं? सी ऑप्शन में कह रहा है कि द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू। हाँ ये सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू, इंक्रीज नहीं करेगा। जो इनिशियली था उससे चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो आपका इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, और सी में ये कहा जा रहा है कि द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। ठीक है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 से अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।